हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदनी आईएएस। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी लोग अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, हमारा एग्जाम 25 मई 2025 को है और उसके अब दिन प्रतिदिन दिन कम होते जा रहे हैं और उसके लिए करंट अफेयर्स पढ़ना जरूरी है। तो ये करंट अफेयर्स का जो भी ये वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत मददगार सिद्ध होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लिंक को अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने मित्रों को बताएं। तो ये जो इसमें जो करंट अफेयर्स के जो कुछ टॉपिक हैं जो हम आपके लिए डेली लेके आते हैं, तो ये टॉपिक आपके करंट से रिलेट है और आपके एग्जाम में उपयोगी है। आप यूपीएससी एग्जाम दे रहे हो या कोई अन्य एग्जाम देने वाले हो, यहाँ आपके लिए सफिशिएंट है ये। तो आप इसमें पहले खबर पढ़ेंगे, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट वो पढ़ेंगे, फिर उसके एमसीक्यू करेंगे और फिर उसको लास्ट में एक एक लाइन में रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज की ये पहली टॉपिक। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे नंदनी आईएएस के यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे नंदनी आईएएस के यूट्यूब चैनल को लाइक करें। दोस्तों, शुरू करते हैं। एचडीएफसी बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया। देखिए, तो एचडीएफसी बैंक ने ये लॉन्च किया है तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, एचडीएफसी बैंक ने भारतीय वायुसेना, जैसे हम बोलते हैं इंडियन एयरफोर्स के पेंशन भोगियों और उनके परिवारों को सहायता और सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट हक शुरू किया है। उस हक को बोलते हैं हवाई अनुभव कल्याण केंद्र। इस पहले के तहत बैंक ने सहायक वायुसेना अध्यक्ष, लेखा एवं वायुसैनिक कार्यालय तथा सीएससी अकादमी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब देखिए, वायुसेना के अध्यक्ष हैं और आप देखेंगे जो सीएससी अकादमी के जो साथ जो भी और भी है, इन लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। अब इसको थोड़ा और पढ़ लेते हैं। देखिए, उद्देश्य क्या है इसका। एचडीएफसी बैंक की यह पहल भारतीय वायुसेना के दिग्गजों और उनके परिवारों की आवश्यक सहायता प्रदान करने हेतु उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए समर्पित है। जो भी भारतीय वायुसेना के जो भी परिवार के सदस्य हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए समर्पित है ये। इस परियोजना के माध्यम से बैंक ने समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया, जिसमें रक्षा कर्मियों का जीवन सुगम और सशक्त बनाए जा सके। प्रोजेक्ट के तहत प्रमुख सुविधाएं, अब देखिए इसके साथ कौन कौन सुविधाएं। बैंक ने घोषणा की है कि नई दिल्ली, बेंगलुरु, गुड़गांव, पुणे, सिकंदराबाद, गुवाहाटी, जोधपुर इस जगह के नाम है जहां पर यह भारतीय वायुसेना स्थित है। देखिए, जोधपुर और चंडीगढ़ सहित देश भर में वायुसेना इकाइयों में 25 सहायता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो कितने? 25 इन जगहों पर। इन केंद्रों का उद्देश्य भारतीय वायुसेना के पेंशन भोगियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को वित्तीय सेवाओं और अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करना है। इनके जो भी पारिवारिक सदस्य हैं, इनके परिजन हैं, इनको वित्तीय सहायता प्राप्त करना और अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। एचडीएफसी बैंक व सीएससी अकादमी कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस लिमिटेड द्वारा प्रवर्तित के सहयोग से निम्न सेवाएं प्रदान करेगा। अब देखिए, निम्न सेवाएं कौन कौन सी हैं जो प्रदान करेगा। वित्तीय उत्पादों और सेवाओं में कौशल विकास एवं प्रशिक्षण, जो वित्तीय सेवाएं हैं और वित्तीय सेवाओं में जानकारी मतलब कौशल लेना है ना, तो कौशल विकास और प्रशिक्षण देना इसका प्रदान करेगा ये। रक्षा सेवा के दिग्गजों, जो रक्षा सेवा के दिग्गज मतलब जो परिवार के सदस्य हैं और उनके परिवारजनों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु मार्गदर्शन करना, इसका ये सेवा प्रदान करेगा। तो ये हमारी एक खबर हो चुकी, एक टॉपिक हो चुका। अब हम करेंगे दूसरा टॉपिक। देखिए, बौद्ध पथ फिल्म महोत्सव, जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए, ये जो है इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अगर आपने हमारे नंदनी आईएएस के यूट्यूब चैनल को अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, कोई भी क्वेरी, कोई भी कमेंट तो भेजिए। देखिए, आईवीसी द्वारा बौद्ध पथ फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध प्रसंग द्वारा परम पावन दलाई लामा के सार्वभौमिक उत्तरदायित्व फाउंडेशन के सहयोग से बौद्ध पथ फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। किसका? बौद्ध पथ फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अब देखिए, इसमें क्या क्या चीज है इसमें। देखिए, यह महोत्सव 10 से 11 मार्च 2025 को
इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? नई दिल्ली में। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में होगा ये। और यह महोत्सव वैश्विक स्तर पर बौद्ध समुदायों को समर्पित है। किसको? बौद्ध समुदाय को। और इसमें बुद्ध की ऐतिहासिक शिक्षाओं से लेकर के, बुद्ध की जो भी ऐतिहासिक शिक्षाएं उनको लेकर के आधुनिक मनोवैज्ञानिक समस्याओं को सुलझाने वाली प्रस्तुतियों में प्रदर्शित किया जाएगा। मतलब जो भी बुद्ध की शिक्षाएं थी उनको लेकर के आज वर्तमान में जो मनोवैज्ञानिक, आधुनिक मनोवैज्ञानिक समस्या है ना, इनको सुलझाने वाली इसमें प्रस्तुतियां प्रदर्शित होगी इस फिल्म में। नोट में देखेंगे, महोत्सव के दौरान 2 दिनों में 10 वैश्विक स्तर पर प्रशंसित फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। 2 दिनों के 10 वैश्विक स्तर पर। देखिए, ये फिल्में बौद्ध प्रथाएं, जो भी बौद्ध प्रथाएं, करुणा, विचारशीलता और अनित्यता जैसी मूल्यों को दर्शाती हैं। मतलब जो भी बुद्ध के विचार रहे थे ये उनको दर्शाएगी, जो कि दैनिक जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जिससे व्यक्ति जो बुद्ध के मार्ग पर चलेगा, जिससे व्यक्ति के जीवन में, दैनिक जीवन में उसकी शांति आएगी और संतुलन बना हुआ रहेगा। महत्वपूर्ण चर्चा देखिए, महत्वपूर्ण चर्चाएं। इस महोत्सव में 4 महत्वपूर्ण पैनल चर्चाएं आयोजित की जाएंगी, जो फिल्मों में प्रस्तुत विषय तथा उनके प्रभावों की जांच पड़ताल करेंगी। अब देखिए, पैनल चर्चाओं के विषय: भारत में बौद्ध फिल्मों की प्रासंगिकता, अतीत, वर्तमान व भविष्य, आध्यात्मिक फिल्म निर्माण में अवसर व चुनौतियां, बुद्ध धम्म में कला की अवधारणा, सचेतन संचार यानी माइंडफुल कम्युनिकेशन, मतलब यह है एक व्यक्ति का एक विचार उत्पन्न करना, है ना, सचेतन। अब देखिए, बौद्ध धर्म और सावधानीपूर्वक प्रजाति, बौद्ध धर्म और सावधानीपूर्वक प्रजाति। बुद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि सावधानीपूर्वक प्रगति, जिसमें ज्ञान प्राप्ति की दिशा में हर विचार किया और क्षण पर गहन चिंतन और सावधानीपूर्वक अध्ययन दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि हर विचार पर, मतलब जिसमें ज्ञान प्राप्ति हो, तो ज्ञान प्राप्ति दिशा में हर विचार पर ध्यान आकर्षित किया जाए, चिंतन किया जाए और सावधानीपूर्वक इस पर ध्यान दिया जाए। इसका ये मेन मोटिव है। अब देखिए, फिल्म निर्माताओं को अपनी रचनात्मक अवधारणाओं, तकनीक उपकरणों और मानवीय तत्वों के बीच संतुलन स्थापित करना पड़ता है। जो भी जो निर्माता हैं इस फिल्म के, तो अपनी रचनात्मक अवधारणाओं, तकनीकी उपकरणों और मानवीय तत्वों के बीच संतुलन स्थापित करना पड़ता है। इसका मतलब यह है। अब देखिए, बौद्ध फिल्में, बुद्ध, उनकी शिक्षाओं और मानव मन के गहरे स्तरों को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। क्या ये एक महत्वपूर्ण माध्यम है उनकी शिक्षा को समझने का? ये फिल्में न केवल मनोरंजन का साधन होती हैं, बल्कि दर्शकों के लिए चिंतनशील अभ्यास और आध्यात्मिक यात्रा का मार्ग भी प्रस्तुत करती हैं। तो लोगों को चिंतनशील बनाती हैं, आध्यात्मिक मार्ग प्रदर्शन करेगी ये फिल्म। अब देखिए, महोत्सव का उद्देश्य। बौद्ध पथ फिल्म महोत्सव का उद्देश्य चलचित्र के माध्यम से बुद्ध धर्म की समृद्ध आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक परंपराओं को प्रदर्शित करना है फिल्म के माध्यम से। मतलब जैसे चित्र चलते ना, सामने मूवी वगैरह देखिए, उसमें चित्र के माध्यम से दिखाया जाता है कि ये मतलब चलचित्र मूवी, ये समझ लीजिए। जो एक फिल्म है जिसमें लोगों को दार्शनिक परंपराओं के बारे में जानकारी मिलेगी, आध्यात्मिक जानकारी मिलेगी, लोग समझेंगे, सचेतन प्रकार का उनका माइंड होगा, कि सारी चीज फिल्म के माध्यम से लोग सीखेंगे। और सारी चीज इसमें की जाएंगी। अब देखिए, सार्थक संवाद और विचारों का आदान प्रदान। सार्थक संवाद मतलब एक तर्कपूर्ण, जिसका कोई उद्देश्य हो, जिसका कोई उद्देश्य हो, वो संवाद और विचारों का आदान प्रदान इस महोत्सव के माध्यम से बुद्ध धर्म के मूल्यों की फिल्म निर्माताओं के विद्वानों और दर्शकों के बीच संवाद के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। अब दोस्तों, हमारी अगली खबर है, मतलब अगला टॉपिक करंट का, यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बारबाडोस का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार। यह है, ठीक है। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बारबाडोस के जो राष्ट्रपति थे उनके द्वारा सर्वोच्च प्रकाश मिला है प्रधानमंत्री मोदी जी को। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने नहीं लिया, तो इनके बदले एक अन्य व्यक्ति ने लिया है। वो कौन है? देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बारबाडोस का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस प्रदान करने का कार्य कोविड-19 महामारी के दौरान प्रभावशाली नेतृत्व और वैश्विक सहयोग की मजबूत करने में विशेष योगदान दिया था, इसलिए इनको ये मिला है। तो देखिए, विदेश से
प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रीय ये सर्वोच्च मिला है ना, ये अवार्ड मिला है। देखिए देखिए, ये भारत के हैं और ये बारबाडोस के हैं। अब देखिए 6 मार्च 2025 को आयोजित समारोह में दिया गया नोट, यह केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से सम्मान ग्रहण किया है। थोड़ा आप इनका नाम याद रखेंगे कि देखिए विदेश राज्य मंत्री है, केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कौन, पवित्रा मार्गेरिटा ने, इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की जगह से सम्मान लिया है, उनकी जगह से, है ना। अब यह सम्मान बारबाडोस की राष्ट्रपति डेम सेंड्रा मैसन द्वारा प्रदान किया जाएगा, मतलब प्रदान किया गया है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति डेम सेंड्रा मैसन द्वारा प्रदान किया गया है। तो ये इनका फोटो देख लीजिए, राष्ट्रपति हैं ये। इसकी घोषणा 20 नवंबर 2024 को गुयाना में भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। तो ये थोड़े नाम है, इनको थोड़ा एक बार देख लीजिए ध्यान से। अब देखिए ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस के बारे में क्या है, देखिए यह बारबाडोस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। बारबाडोस का क्या है, ये बारबाडोस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह पुरस्कार उन विशिष्ट व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने बारबाडोस और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, ये उनको दिया जाता है। यह सम्मान मित्रता और सहयोग का प्रतीक है। यह बारबाडोस के राष्ट्रीय मूल्यों को दर्शाता है। ठीक है, अब देखिए मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0। तो इसमें देखिए जो मत्स्य पालन को स्टार्ट करने के लिए इसमें ये खबर आई है, तो इसको हम थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। तो इसमें हमारे जो भी मंत्री लोग हैं इसमें शामिल हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट खबर है ये। देखिए मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत मत्स्य पालन विभाग 8 मार्च 2025 को हैदराबाद तेलंगाना में मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन हुआ। कहां पर, हैदराबाद में। अब बताइए हैदराबाद कहां पर है, हैदराबाद किस राज्य में बताइए। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी पंचायती राज, मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी पंचायती राज मंत्रालय के साथ साथ राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन, मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP बघेल शामिल इसमें हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इस कार्यक्रम में सरकारी अधिकारी, मत्स्य पालन स्टार्टअप और उद्यमी भी भाग लेंगे, तो ये लोग इसमें भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में सरकारी अधिकारी, मत्स्य पालन स्टार्टअप और उद्यमी भी भाग लेंगे। इस कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य क्या है, देखिए मत्स्य पालन क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना, ई कॉमर्स और स्टार्टअप अवसरों पर विचार विमर्श करना, नई तकनीकों के एकीकरण पर चर्चा करना, इसके क्या है मुख्य उद्देश्य हैं। प्रमुख घोषणाएं क्या है, देखिए राष्ट्रीय मत्स्य पालन डिजिटल प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप लॉन्च। यह ऐप मत्स्य पालन से जुड़ी सेवाओं और संसाधनों तक डिजिटल पहुंच को सरल बनाने के लिए एक परिवर्तनकारी पहल होगी। कैसे होगी, एक परिवर्तनकारी पहल होगी। मत्स्य पालन स्टार्टअप ग्रेड चैनल, मतलब मत्स्य पालन स्टार्टअप ग्रेड चैनल 2.0 का अनावरण किया। यह पहल स्टार्टअप और तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। तो देखिए इंपॉर्टेंट खबर है, उपयोगी है। तो दोस्तों कैसी लग रही वीडियो आपको हमारी, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक करें, इसको दोस्तों में शेयर करें। नंदनी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप बने रहें, सब्सक्राइब करें और देखिए आपके जो भी एग्जाम दे रहे हैं, आपकी हर एग्जाम में ये करंट अफेयर्स आपको पूछा जाएगा। अब देखिए भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र का महत्व इसी में दिया गया था, हम उसको थोड़ा कर लेते हैं। भारत का मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र 3 करोड़ से अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करता है। कितना, 3 करोड़ से अधिक लोगों को, और मूल्य श्रृंखला में रोजगार को बढ़ावा देता है। सरकार ने 2015 से 38,572 करोड़ रुपए का निवेश किया। कितना, 38,572 करोड़ रुपए। और ब्लू रिवॉल्यूशन स्कीम जिसे बोलते हैं FIDF, PMMSY और PMMKSSY जैसी योजनाओं के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा दिया गया। तो हमें थोड़ा ध्यान रखना है। भारत के मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र के तेजी से विकास ने 300 से अधिक स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया है। कितना, 300 से अधिक। तो 300 स्टार्टअप्स बहुत होते हैं। अब देखिए नवाचार और स्टार्टअप को समर्थन, क्या समर्थन है, देखिए
मत्स्य मंथन श्रृंखला यह हितधारकों के बीच ज्ञान आदान प्रदान और सहयोग का मंच है, जहां उभरते रुझानों और सर्वोत्तम प्रथाओं पर चर्चा की जाती है। तो जो भी इनके हितधारक हैं उनके बीच में जो भी अब देखेंगे ज्ञान है, ज्ञान का आदान प्रदान होता है, ये एक सहयोग का मंच है। हाँ, अब यहाँ पर देखिए जो रुझान है, उभरते रुझान और सर्वोत्तम प्रथाओं पर यहाँ चर्चा की जाती है। तो क्या है, नवाचार स्टार्टअप को समर्थन दिया जाता है ऐसे। अब देखिए स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन और संसाधन प्रदान करने के लिए विशेष केंद्र स्थापित किए गए। कितने विशेष। अब देखिए लिंक एनसीडीसी मत्स्य व्यवसाय है ना इनक्यूबेशन सेंटर गुरुग्राम 2021, जिसमें होता है LIFIC। गुवाहाटी बायोटेक पार्क असम में है। अब हमारी नेक्स्ट खबर है, मतलब नेक्स्ट टॉपिक आपके करंट अफेयर्स का। तो दोस्तों अब करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए आपको कहीं नहीं जाना, अब आपको हर चीज आपको यही मिलेगी। तो दोस्तों आप जुड़े रहिए हमारे साथ और हम शुरू करते हैं अगली खबर। देखिए मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान। और केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने केंद्र प्रायोजित योजना प्रोजेक्ट टाइगर के तहत मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश के 58वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया। कौन से 58वें। तो आप देख सकते हैं, अब अनुमान लगाइए कि हमारे देश में जो राष्ट्रीय उद्यान है कितने हैं। केंद्र सरकार के टाइगर प्रोजेक्ट के तहत यह राज्य का 9वां बाघ अभ्यारण्य है। यह जानकारी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 9 मार्च को दी थी। किसने, भूपेंद्र यादव ने। अब देखिए अगला इसमें लिखा हुआ है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानकारी। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। कहां पर, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला है, वहां पर स्थित है। इसे 1958 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया था और यह 375.233 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह भारत के मध्य उद्धभूमि के उत्तरी किनारे पर स्थित है, जो ऊपरी विंध्य पहाड़ियों का हिस्सा है। किसका, विंध्य पहाड़ियों का हिस्सा है। माधव राष्ट्रीय उद्यान में संख्या सागर व माधव सागर 2 झीलें हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यानों में संख्या सागर व माधव सागर ये 2 झीलें हैं। तो थोड़ा आप 2 झीलें नाम रख लेंगे, संख्या सागर और माधव सागर। मध्य प्रदेश का 9वां बाघ अभ्यारण्य। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का 9वां बाघ अभ्यारण्य है। ठीक है, 9वां मध्य प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान का, मध्य प्रदेश का। अब देखेंगे इससे 9वां बाघ अभ्यारण्य है। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, यह 1973 में भारत सरकार के एक केंद्र प्रायोजित परियोजना के रूप में शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका, देखिए वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, सौंदर्य, आर्थिक और पारिस्थितिकी मूल्यों के लिए भारत में बाघों की व्यवहार्य आबादी के रखरखाव को सुनिश्चित करना। जैविक महत्व देखें आप लोग, जैविक महत्व के अधिसूचित स्तरों को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संरक्षित करना। दिसंबर 2015 में केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर को लागू करने और देश के बाघ संरक्षण को स्थापित करने, है ना। अब देखिए प्राधिकरण NTCA की स्थापना की। NTCA को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया। अब देखिए हमारी नेक्स्ट खबर है कि भारत ने जीती तेहरान में 5वीं बार एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप। तो देखिए कुछ कुछ टॉपिक्स हमारे खेल वाले भी आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसको हमें मिस नहीं करना, पढ़ना है। अब देखिए भारतीय महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर भारतीय महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर अपना 5वां एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप जीती है, मतलब जीता है। भारत ने 8 मार्च 2025 को तेहरान में आयोजित 6ठी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में मेजबान ईरान को 32-25 से हराया। कितने, 32-25 से। अब देखिए सोनाली सिंगरे की अगुवाई में भारतीय कबड्डी टीम ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप के 6ठे संस्करण में गत विजेता के रूप में प्रवेश किया है। किसके रूप में, विजेता के रूप में। भारत ने 2017 में गोरगन ईरान में आयोजित पिछले संस्करण में दक्षिण कोरियाई टीम को फाइनल में हराकर जीत हासिल की थी। इसमें फाइनल में, नोट में देखें आप लोग, सेमीफाइनल में भारत का सामना नेपाल से और ईरान का सामना बांग्लादेश से हुआ था।
तो भारत का सामना किससे हुआ? भारत का सामना नेपाल से हुआ, ईरान का सामना बांग्लादेश से हुआ, जो आपको पूछा जा सकता है। भारत ने नेपाल को 56 से 18 से हराया था। भारत ने नेपाल को 56-18 से हराया और ईरान ने बांग्लादेश को 41-18 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। प्रतिभागी है ना, प्रतिभागी छठी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2005 में एशिया की 7 टीमों ने भाग लिया। कितनी? एशिया की 7 टीमों ने भाग लिया, 7 है ना। उन्हें 2 समूह बांटा। ग्रुप ए भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड और मलेशिया। ग्रुप बी नेपाल, ईरान और इराक। इसके 2 ग्रुप हैं, देख लीजिए। एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप के बारे में देखिए। एशियाई कबड्डी महासंघ एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन करता है, जो कोई एक सदस्य देश इसकी मेजबानी करता है। मतलब कोई एक सदस्य देश होगा जो इसकी मेजबानी करेगा। भारत इस चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे सफल टीम है और उसने इसे 5 बार जीता। कितनी बार? 5 बार। एशियाई कबड्डी महासंघ इसमें पुरुष और महिला कबड्डी का शासी निकाय क्या है? एक शासी निकाय है। यह एशियाई ओलंपिक परिषद से संबंध है। किससे? एशियाई ओलंपिक परिषद से संबंध है और महाद्वीपीय स्तर पर कबड्डी प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। सदस्य इसमें कितने? सदस्य देश इसमें 19 है। मुख्यालय इसका कहां पर है? मुख्यालय तेहरान, ईरान में है। और अध्यक्ष इसके देखेंगे जनार्दन सिंह गहलोत, इसके अध्यक्ष है। अब नेक्स्ट है हमारा, देखिए नेक्स्ट टॉपिक चैंपियनशिप ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है, इसको थोड़ा देखते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, खेल से संबंधित है। देखिए चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर खिताब आपने अपने नाम में किया। यह मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। अब देखिए न्यूजीलैंड ने भारत को 252 रनों का लक्ष्य दिया था। न्यूजीलैंड ने भारत को कितने रनों का? 252, इतने रनों का लक्ष्य दिया। भारत ने इस लक्ष्य को 49 यानी 49 ओवरों में हासिल कर लिया था। यह खिताब बतौर कप्तान रोहित शर्मा का 9 महीने में दूसरा आईसीसी खिताब है। किसका? रोहित शर्मा का दूसरा। इससे पहले 29 जून 2024 को भारत को T20 वर्ल्ड कप जिताया था। इससे पहले कितना? T20 2024 में भारत को। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने सबसे ज्यादा 3 टाइटल जीते थे। नोट में बात हमारी देखिए इंपॉर्टेंट है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने सबसे ज्यादा 3 टाइटल जीते। भारत श्रीलंका संयुक्त 2002 में। अब 2013 2025 का आप बताया है ना। अब देखिए चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में। चैंपियंस ट्रॉफी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा आयोजित एक प्रमुख वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट है। इसे मिनी वर्ल्ड कप भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1998 में हुई थी और शुरुआत में इसे आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट के नाम से जाना जाता था। तो आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट के नाम से जाना जाता था कि तो कब? शुरुआत में से। और वर्ष 2002 में इसका नाम बदलकर आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी कर दिया गया था। 2002 में इसका नाम भी चेंज हुआ था। और इसमें सीमित संख्या में शीर्ष टीमें भाग लेती हैं। इसमें टीमें शीर्ष है ना, मतलब एक शीर्ष लेवल पे, मतलब सीमित संख्या में। इसमें इसका आयोजन हर 2 वर्षों में होता था, लेकिन बाद में इसे 4 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाने लगा। अब इसमें 4 वर्षों में एक बार होता है, पहले होता था 2 वर्षों में। अब हमारी अगली खबर है, अगली और लास्ट, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 जीटीआई। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखिए कैसे। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 जारी किया गया है, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं जीटीआई। अब देखिए बुर्किना फासो आतंकवाद के प्रभाव के आधार पर इंडेक्स में पहले स्थान पर है ना। अब इसको देखिए नोट में, पाकिस्तान इस सूचकांक में दूसरे स्थान पर है। पाकिस्तान, तो इसमें पाकिस्तान की बात आ रही है। अब यह पहली बार है कि जब पाकिस्तान ने एक ही वर्ष में 1000 आतंकवादी हमलों का सामना करना पड़ा है। देखिए पहली बार पाकिस्तान में आतंकी हमलों में 45% की वृद्धि दर्ज की गई है। मतलब अब देखिए पाकिस्तान में जो आतंकी हमले हुए हैं, इसमें 45% की वृद्धि दर्ज की गई है। और अफगान सहयोगी तहरीक ए तालिबान, जिसे हम बोलते हैं टीटीपी, पाकिस्तान में सबसे तेजी से बढ़ता आतंकवादी समूह बन गया है। तो ये समूह बन गया है आतंकवादी का। देखिए तो पाकिस्तान में इसकी गति अधिक बढ़ गई है। और आप देखेंगे इसमें जो पाकिस्तान में आप देखेंगे कि जो हमला हुआ था, ये पाकिस्तान में ज़्यादा हुआ था। तो ये हमारी इसलिए खबरों में, तो इसमें 1000 आतंकी हमले हुए हैं पाकिस्तान में।
सीरिया व माली ने क्रमशः तीसरा व चौथा स्थान हासिल किया है। भारत ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जिसे बोलते हैं जीटीआई 2025 में 14वें स्थान पर है। और इस्लामिक टेस्ट जिसे बोलते हैं आईएस, इस्लामिक टेस्ट स्टेट जिसे बोलते हैं आईएस को विश्व का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन बताया गया है ना, इस्लामिक स्टेट। इस वर्ष के सूचकांक में साहेल क्षेत्र को आतंकवाद का केंद्र बताया गया है। किसको? साहेल क्षेत्र को। अब ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स देखेंगे। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स यह इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। तो जो हमारा इसका ये है ना, यह इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है यह इंडेक्स। यह 163 देशों में आतंकवाद के प्रभाव का विश्लेषण करता है। तो देख लीजिए कितना है। यह आतंकवाद के रुझानों और पैटर्न के बारे में जानकारी प्रदान करता है और इसमें हमलों की संख्या, मौतों की संख्या, चोटों की संख्या और देश पर समग्र प्रभाव शामिल है इसमें। तो अब हमारा ये आज का पहला एमसीक्यू है। तो दोस्तों हमारी 8 खबर हो चुकी हैं और हम इन 8 खबरों को हमने कैसे पढ़ा है हम इसमें अब देखेंगे। तो हम इनको एमसीक्यू को भी देखेंगे, फिर इसके बाद हम इसमें जो भी एक वन लाइनर दे रखे हैं हम उसको भी देखेंगे और फिर हम अपने सेशन को चलो शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। देखिए हमारा पहला एमसीक्यू है प्रोजेक्ट हक की किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया? तो ये किसके द्वारा? एचडीएफसी बैंक के द्वारा किया गया है। एचडीएफसी बैंक ने भारतीय वायुसेना आईएएफ मतलब इंडियन एयरफोर्स सर्विस, देखेंगे इंडियन एयरफोर्स के पेंशन भोगियों और उनके परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट हक शुरू किया गया है। इस पहल के तहत बैंक ने सहायक वायुसेना अध्यक्ष, लेखा एवं वायु सैनिक कार्यालय और सीएससी अकादमी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब देखेंगे परियोजना का उद्देश्य पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना और आवश्यक सहायता प्रदान करना है। इसके तहत देश भर में 25 सहायता केंद्र स्थापित किए जाएंगे जो नई दिल्ली, बेंगलुरु, गुड़गांव, पुणे, सिकंदराबाद, गुवाहाटी, जोधपुर, चंडीगढ़ सहित विभिन्न वायुसेना इकाइयों में खुलेंगे। इन केंद्रों के माध्यम से पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को वित्तीय सेवाएं, कौशल विकास और आवश्यक सहायता मिलेगी। एचडीएफसी बैंक और सीएससी अकादमी इस पहल के जरिए रक्षा कर्मियों के जीवन को सुगम और सशक्त बनाने में सहायक सहयोग करेंगे। अब देखिए दूसरा एमसीक्यू क्या हमारा क्विज, बौद्ध पथ फिल्म महोत्सव किस संगठन द्वारा आयोजित किया जा रहा है? बताइए। तो ये किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ जिसे हम बोलते हैं आईबीसी और परम पावन दलाई लामा के सार्वभौमिक उत्तरदायित्व फाउंडेशन के सहयोग से बौद्ध पथ फिल्म महोत्सव 10 से 11 मार्च 2025 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में आयोजित ये होगी। यह महोत्सव बौद्ध समुदाय को समर्पित है और बुद्ध की शिक्षाओं व आधुनिक मनोवैज्ञानिक विषयों पर केंद्रित 10 वैश्विक फिल्मों का प्रदर्शन करेगी। कितने? 10 वैश्विक फिल्मों का। 4 प्रमुख पैनल चर्चाएं बौद्ध फिल्मों की प्रासंगिकता, आध्यात्मिक फिल्म, आध्यात्मिक फिल्म निर्माण, बुद्ध धम्म में कला और सचेतन संचार पर होगी। इसका उद्देश्य बुद्ध धर्म की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक परंपराओं को चलचित्र के माध्यम से प्रदर्शित करना और सार्थक संवाद को बढ़ावा देना, एक उद्देश्यपूर्ण बातचीत को बढ़ावा देना। और इसमें मतलब जैसे मूवी आप देखते हैं ना, जैसे आपने रामायण देखी हो या महाभारत देखा या कोई भी चीज देखी हो आपने, चलचित्र के माध्यम से मतलब बात करते हुए चित्र के माध्यम से आपको दिखाई जाएगी। ये तो आपके ये है इसमें आध्यात्मिक, इसमें आध्यात्मिक चीज मिलेगी आपको सीखने के लिए, दार्शनिक चीज मिलेगी सीखने के लिए इसमें आपको, और बुद्ध की जो सांस्कृतिक प्रक्रिया थी वो सीखने को मिलेगी इसमें। अब हमारे अगली क्विज है, तो इसके शुरू करने से पहले हम आपसे कहेंगे अगर आपने हमारे नंदिनी आईएएस के अगर यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। दोस्तों हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, अभी हाल ही में किस भारतीय नेता को बारबाडोस के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया गया है? बताइए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किया गया है, पर लेकिन इनकी जगह किसी और नेता ने सम्मान ग्रहण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बारबाडोस का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस प्रदान किया गया है। यह सम्मान उन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान, यह सम्मान क्यों मिला है? देख लीजिए, यह सम्मान उनको जो कोविड-19 महामारी थी उस समय
तो महामारी के दौरान प्रभावशाली नेतृत्व और वैश्विक सहयोग को मजबूत करने में योगदान के लिए दिया गया था। मत्स्य मंथन श्रृंखला शुरू की गई थी और स्टार्टअप्स के मार्गदर्शन हेतु गुरुग्राम में LIFIC और गुवाहाटी बायोटेक पार्क जैसे केंद्र स्थापित किए गए। ये आपकी क्यूज हो गई।